हेलो दोस्तों, कैसे हो। सामान्य वित्तीय लेखा नियम का अपन नियम संख्या 94 से लेके नियम संख्या 101 तक आज कंप्लीट करेंगे। सामान्य वित्तीय लेखा नियम की अपनी आज की क्लास में पहले अपन एक एक नियम समझेंगे, फिर उसके बाद में आप नोट डाउन करना या स्क्रीनशॉट लेना। तो एक एक नियम समझेंगे। सामान्य वित्तीय लेखा नियम अपन पढ़ रहे हैं। एक एक नियम को आराम से समझाऊंगा, दोस्तों ध्यान से समझिएगा। सीईटी का रिजल्ट के बारे में आपके लिए एक अपडेट है कि जो सीईटी का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है उसके मामले में कितने बच्चे पास किए जाएंगे, इस संबंध में निर्णय जल्द किया जाएगा। जल्द निर्णय होगा। कार्मिक विभाग की और कर्मचारी चयन बोर्ड के कर्मचारियों की मीटिंग हो चुकी है और उस मीटिंग के बाद अब जल्दी आपके पास सूचना आ जाएगी। कार्मिक विभाग रिटर्न में अपना जवाब प्रस्तुत कर देगा कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने, और कर्मचारी चयन बोर्ड रिटर्न में जो आदेश प्राप्त होगा उसके आधार पर रिजल्ट जारी करेगा सीईटी का। तो देखते हैं दोस्तों कितनी कट ऑफ रखी जाती है। तो अपन अब सामान्य वित्तीय लेखा नियम के संबंध में अपन पढ़ रहे थे और नियम संख्या 94। तो दोस्तों नियम संख्या 94, एक एक नियम आराम से समझिएगा। दोस्तों ये स्लाइड में क्या प्रॉब्लम आती है मैं समझ नहीं पाता कभी कभी, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम पे पढ़ाने का थोड़ा अभ्यास का अभाव है। नियम संख्या 94 में अपन देख रहे हैं दोस्तों, नियम संख्या 94 में किसके संबंध में और क्या कहता है ये समझिएगा। नियम संख्या 94 में क्या कहता है, ये कहता है कि लिमिटेशन एक्ट 1963 में या फिर अन्य कोई विधि यानी कि अन्य कोई कानून में अन्य कोई विधि अन्य कोई विधि द्वारा क्या किया गया हो, सीमा द्वारा कोई सीमा सीमा तय की गई हो, निश्चित की गई हो, जिसके लिए समयातीत कोई सीमा निश्चित की गई हो। समयातीत क्लेम के लिए समयातीत क्लेम के लिए अगर कोई सीमा निर्धारित की गई हो तो वही सीमा मान्य होगी। तो दोस्तों समझिएगा, नियम संख्या 94 में क्या कहता है। लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत किसी समयातीत क्लेम के संबंध में कोई सीमा तय की गई हो या फिर अन्य कोई विधि द्वारा कोई सीमा तय की गई हो तो वही सीमा मान्य होगी। तो ये सीमा तय करने का मामला क्या है समझिएगा। जो 2 वर्ष का अपन ने प्रावधान पढ़ा था कि सामान्यतः 2000 रुपये से अधिक की राशि है तो 2 वर्ष में समयातीत हो जाएगी। 2 वर्ष के बाद अगर उसका भुगतान नहीं हो पाता है, पेमेंट नहीं होता है दे होने की तिथि से, तो वो समयातीत हो जाती है। तो इस मामले में लिमिटेशन एक्ट 1963 में जो सीमा तय कर रखी है वही लागू होगी। ये 2 वर्ष की जगह मान लो इसमें 1 वर्ष का पीरियड तय कर रखा है तो वो 1 वर्ष लागू होगा। अन्य कोई विधि, किसी मामले में कोई कानून है, अन्य दूसरा कोई कानून बना हुआ है तो उसमें अगर 6 माह की अवधि तय कर रखी है समयातीत क्लेम के लिए तो वो 6 माह लागू होगा। तो अपना नियम संख्या 94 क्या कहता है, लिमिटेशन एक्ट 1963 वह कोई अन्य विधि द्वारा निर्धारित की गई है समयातीत क्लेम के लिए सीमा तो वही सीमा लागू होगी। दोस्तों ये समयातीत क्लेम होता क्या है, इसके संबंध में कुछ क्वेरीज आ रही थी आपकी नीचे कमेंट में। कुछ स्टूडेंट, एक क्लास के कमेंट में 2 स्टूडेंट ने ये पूछा था कि ये समयातीत क्लेम क्या है। दोस्तों तो मैं एक बार आपको दोबारा बताता हूँ। समयातीत क्लेम ऐसा क्लेम है जो देय हो चुका है,
परंतु उसका क्या नहीं हुआ है भुगतान। किसी भी कारणवश उसका भुगतान नहीं हुआ है, देय हो चुका है और भुगतान नहीं हुई है, 2 वर्ष या 3 वर्ष का समय हो गया है, 2,000 रुपये से कम के मामले में 3 वर्ष का समय हो गया है, भुगतान नहीं हुआ है, 3 वर्ष से पेंडिंग पड़ा है। किस वजह से पेंडिंग, दे तो हो चुका लेकिन भुगतान नहीं हुआ है, कोषागार में बिल प्रस्तुत नहीं किया गया है, पारित नहीं किया गया है किसी भी कारण से, तो भुगतान नहीं हुआ है। तो भुगतान नहीं होने या फिर अगला भुगतान प्राप्त करता 2 वर्ष तक भुगतान के लिए चेक प्राप्त करने ही नहीं आता है, 2 वर्ष तक चेक प्राप्त करने ही नहीं आता, जिसको भुगतान करना है भुगतान प्राप्त करता, चेक प्राप्त करने नहीं आता 2 वर्ष तक, तो ऐसे मामले में समयातीत क्लेम हो जाता है। तो समयातीत क्लेम की भी मैंने आपको परिभाषा समझा दी इस नियम के बहाने। तो नियम संख्या 94 का आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें, सब स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। अब अपन देखेंगे इसके बाद अगला नियम। नियम 95, चेक जारी करने का अधिकार के संबंध में चेक जारी करने के अधिकार के संबंध में क्या पढ़ेंगे, नियम संख्या 95 पढ़ेंगे। किसी प्राधिकारी को सरकार किसी प्राधिकृत प्राधिकारी को सरकार या महालेखाकार क्या करे, सरकार या महालेखाकार प्राधिकृत प्राधिकारी को किसी को प्राधिकृत करे, किसी प्राधिकृत प्राधिकारी को सरकार या महालेखाकार क्या करे, प्राधिकृत करे, तो चेक जारी करने के अधिकार के संबंध में क्या कहता है ये नियम, किसी प्राधिकृत प्राधिकारी को सरकार या क्या महालेखाकार क्या करे, प्राधिकृत करे, वही व्यक्ति चेक जारी कर सकता है। किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को सरकार या महालेखाकार क्या करे, प्राधिकृत करे, अधिकार दे चेक जारी करने का, वही व्यक्ति चेक जारी करेगा। नियम संख्या अपन ने 95 देखा। अब दोस्तों अपना नियम संख्या 96 समझिएगा। कोषागार अधिकारी डीडीओ को क्या करता है, चेक बुक जारी करता है। दोस्तों अपन ने पहले एक नियम में पढ़ा था कि डीडीओ को चेक बुक जारी करेगा। अपन ने पहले एक नियम पढ़ा था, कोषागार से चेक प्राप्त करके लेके आता है कैशियर, तो वो चेक प्राप्त करके लेता है, लेकिन वो अपन ने बिल पास होने के संबंध में पढ़ा था। तो दोस्तों कोषागार अधिकारी भी चेक जारी कर सकता है, लेकिन कुछ मामलों में क्या होता है कि डीडीओ डायरेक्ट स्वयं के अधिकार सीमा के अंतर्गत खुद चेक जारी कर सकता है, तो उसको स्वयं के अधिकार क्षेत्र के चेक जारी करने के लिए कोषाधिकारी डीडीओ को क्या करेगा, चेक बुक जारी करता है। जो जो अपन ने पढ़ा था उसमें कोषाधिकारी डीडीओ को चेक जारी कर रहा था, फिर वो डीडीओ उसको बैंक में जमा करा के पेमेंट प्राप्त करके अगली पार्टी को दे रहा था। तो लेकिन कुछ मामलों में कुछ एक सीमा तक, निर्धारित सीमा तक क्या होता है कि डीडीओ को चेक बुक जारी करने का अधिकार होता है, और ये डीडीओ को चेक जारी करने का अधिकार अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग राशि तक होता है, तो इसलिए इनको भी चेक बुक जारी की जाती है। तो कोषाधिकारी क्या करेगा, डीडीओ को चेक बुक जारी करेगा। ये अपन ने किस नियम में देखा है, नियम संख्या 96 में केवल एक ही बात कह रखी है कि कोषाधिकारी डीडीओ को क्या करेगा, चेक बुक जारी करेगा। अब अपन देखेंगे नियम संख्या 97। दोस्तों नियम संख्या 97 क्या कहता है, तो दोस्तों नियम संख्या 97 क्या कहता है दोस्तों, कोषागार उपकोषागार
नियम संख्या 97 कहता है दोस्तों, कोषागार और उप कोषागार डीडीओ के लिए अलग अलग चेक बुक होगी। तो दोस्तों कोषागार की अपनी एक अलग चेक बुक होगी, जिससे कोषागार में जो बिल आएगा उसको उसके संबंध में जारी किया जाएगा। उप कोषागार में जो बिल आएगा तो उप कोषागार भी उस बिल के संबंध में चेक जारी कर सकता है, लेकिन कुछ सीमा तक, एक निर्धारित सीमा तक जो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग निर्धारित की गई है, उस सीमा तक डीडीओ चेक जारी कर सकता है। तो डीडीओ को के लिए भी अलग से चेक बुक जारी होगी। ये अपना नियम संख्या 97 कहता है। अब नियम संख्या अपन 98 कहेंगे। नियम संख्या 98 पढ़ेंगे। दोस्तों डीडीओ जो चेकों के उपयोग की सूचना उप कोषागार डीडीओ चेकों के उपयोग की सूचना किसको देगा? उप कोषागार और बैंक को देगा। डीडीओ किसको देगा सूचना? चेक जारी किया है किसी को तो डीडीओ उसकी सूचना बैंक को देगा कि हमने इतने रुपए का चेक जारी किया गया, और उप कोषागार को भी देगा, क्योंकि बिल पारित तो डीडीओ के द्वारा जो बिल तैयार किया गया है जिस पर डीडीओ के हस्ताक्षर होंगे, पारित तो उप कोषागार में होता है बिल। तो उप कोषागार से अगर बैंक वेरीफाई करना चाहे सीधा तो दोनों को सूचना देना आवश्यक है। नियम संख्या 98 कहता है डीडीओ चेकों के उपयोग के संबंध में सूचना किसको देगा? उप कोषागार और बैंक को देगा। नियम संख्या 99 क्या कहता है दोस्तों? डीडीओ क्या करेगा? चेक प्राप्त होने पर चेकबुक प्राप्त होने पर क्या करेगा? गणना करेगा। चेकों की क्या करेगा? गणना करेगा कि कितने चेक प्राप्त हुए हैं। तो गणना करने के चेकों की गणना करने के संबंध में नियम संख्या 99 है। और अब अपन देखेंगे नियम संख्या 100। नियम संख्या 100 क्या कहता है? डीडीओ जो चेक बुक प्राप्त हुई है, जो चेक बुक प्राप्त हुई है वो डीडीओ की क्या करेगा? अभिरक्षा में, अपनी अभिरक्षा में अपनी अभिरक्षा में डीडीओ अभिरक्षा में रखेगा। किसको? चेक बुक को। चेकबुक किसकी अभिरक्षा में रहेगी ये पूछे तो डीडीओ की अभिरक्षा में रहेगी। नियम संख्या 100 कहता है ये बात। और अब अपन इसके बाद में एक नियम और देखेंगे अपना जो रह रहा है, नियम संख्या 101। दोस्तों नियम संख्या 101 क्या कहता है? नियम संख्या 101 कहता है चेक लिखने में सावधानी। तो दोस्तों चेक लिखने में क्या क्या सावधानियां बरती जाएंगी ये अपना नियम संख्या 101 कहता है। और चेक ये नियम संख्या 101 नियम संख्या 74 में जो चेक के संबंध में सावधानियां दे रखी हैं उसी के समान है। तो नियम संख्या 94 के समान है, जिसमें अपन ने पढ़ा था चेक की परिभाषा भी नियम संख्या 74 के अंतर्गत परिभाषा भी दे रखी थी चेकों के संबंध में। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा चेक लिखने में सावधानियों के संबंध में नियम संख्या 101 है। आज की क्लास में अपन ने कौन कौन से नियम देखे सबके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नियम संख्या 94 का आप स्क्रीनशॉट ले लें। नियम संख्या 95, 96 और 97 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। और नियम संख्या 98, 99, 100 और 101 इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब आज की क्लास में अपन ने छोटे छोटे 7-8 नियम देखे। दोस्तों ये आपको समझ में आए होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब अगर आपको समझ में नहीं आया तो अपन आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बनाइए और उसके बाद में एक बार इनको पढ़िए और उसके बाद में क्लास देखेंगे, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर फिर भी आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो लाइफलाइन क्लासेस के जिस वीडियो में जिस क्लास के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है उसी क्लास के नीचे आप दोस्तों कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर मेरे को इस नियम में नियम संख्या डाल के बताएं कि सर इस नियम में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, दोबारा से समझाएं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा दोबारा से समझाने की। तो दोस्तों धन्यवाद, आज की क्लास में इतना ही, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट।